मेरा दर्द न जाने कोई। जिस दिन से पड़ोस के वर्मा जी के घर नौकर आया है, हमारे घर हर शाम गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। आज के ज़माने में ऊंचे दर्जे का रहन-सहन और दिखावा कौन नहीं चाहता। हमारे लिए तो यह मजबूरी भी बन गया है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ एक तो सिर्फ हम दोनों काम पर ही नहीं जाते, बल्कि ऊंचे पदों पर भी कार्यरत हैं। अब अपने रुतबे को देखते हुए थोड़ा अपने रहन-सहन के स्तर के बारे में तो सोचना ही पड़ता है। सभी जानते हैं कि हर बड़ी या कीमती चीज़ सबसे पहले हमारे घर आई और हमारी देखकर ही या हमसे सलाह करके ही पड़ोसियों ने खरीदी। चाहे वह स्कूटर, रंगीन टीवी या वॉशिंग मशीन ही हो। लेकिन हम अगर पिछड़ गए तो सिर्फ नौकर के मामले में। वैसे नौकर रख पाने की हैसियत तो हमारी भी नहीं। फिर भला कोई और पड़ोसी इसका खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकता था? दरअसल वर्मा जी की पत्नी अक्सर बीमार रहने लगी थी। अब वर्मा जी का दफ्तर के अलावा ज्यादा वक्त तो अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर में घर से बाहर ही निकल जाता। ऐसे में छोटे छोटे दोनों बच्चों की देखभाल एक समस्या बन गई। मजबूरी क्या नहीं करवा देती। उन्होंने एक 12-13 साल का लड़का घर और बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया। हमारे बच्चे जो अक्सर वर्मा जी के घर जाया आया करते हैं, उन्हें अपने घर में नौकर की कमी बहुत खलने लगी। इसके लिए उनकी दलील भी बहुत मासूम थी। उनका कहना था, नौकर होने से पता है कितना रौब हो जाता है। जब पार्क में खेलने जाओ और पास नौकर बैठा हो तो किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि खेल में परेशान कर सके या आउट होने पर भी आउट कह सके। हम दोनों भी सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर हम नौकर रख लें तो हमें न सिर्फ घर के कामों में आराम मिलेगा, साथ ही घूमने फिरने और मित्रों के लिए भी समय निकल आएगा। इसलिए सर्वसम्मति से बिल पास हो गया कि नौकर हमारे लिए भी जरूरी हो गया है। अतः नौकर की तलाश शुरू हो गई। अब नौकर कोई बाजार में तो मिलता नहीं कि जाएं और खरीद लाएं। ना ही नौकरों का कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जहां से अर्जियां मंगवाकर इंटरव्यू द्वारा किसी एक को चुन ले। अपने आस पड़ोस तथा मिलने जुलने वालों से कह दिया कि हमें एक नौकर की तलाश है, कोई नज़र में हो तो भेज दें। दोपहर को मैं कॉलेज से लौटती तो बच्चे पूछते, क्या नौकर मिला? यही सवाल जब पति बैंक से लौटते तो मैं उनसे पूछती। नौकर तो नहीं मिला, हाँ उसके आ जाने की कल्पना मात्र से ही रोजमर्रा का काम करना मुश्किल लगने लगा। एक शाम पति बैंक से लौटे तो बड़े अच्छे मूड में थे। आते ही बोले, आज आखिरी बार एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। मैंने चौंकते हुए पूछा, आखिरी बार क्यों? बेटा झट से बोला, इसके बाद पापा चाय पीना छोड़ देंगे मम्मी। आप इतना भी नहीं समझती? उसके भोलेपन पर हंसी आ गई। जी हंसते हुए बोले, आखिरी बार इसलिए क्योंकि कल से तुम्हारी मम्मी की छुट्टी, नौकरानी का इंतजाम हो गया है। बात सुनकर मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं इनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। मैं जानना चाहती थी कि इनके चेहरे पर आई खुशी का कारण मेरी काम से छुट्टी है या नौकरानी का आना। पुरुष अपने दिल की बात और चेहरे के भाव छिपाने में बहुत चतुर होते हैं। मैं जब कोई अनुमान नहीं लगा पाई तो पूछा, नौकरानी क्यों? इनका जवाब बड़ा नपा-तुला था। हमें तो घर के काम से मतलब है, अब नौकर हो या नौकरानी क्या फ़र्क पड़ता है? अब इन्हें कैसे समझाती कि नौकरानी तो खुद एक ज़िम्मेदारी होती है। इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं गुप्ता जी। उनका नौकर कुछ महीने हुए छुट्टी लेकर गाँव गया था। वहाँ शादी करके दुल्हन लेकर लौटा है। उसकी बीवी को गुप्ता जी हमारे घर काम पर भेज रहे थे। वह सुबह दिन चढ़ते ही आ जाया करेगी और रात को खाना वगैरह कर लेने के बाद स्वयं उसका आदमी अर्थात गुप्ता जी का नौकर आकर उसे ले जाएगा। हमारे लिए तो यह एक फायदेमंद सौदा था। हमें नौकरानी के रहने की जगह का इंतजाम भी नहीं करना था। अगली ही सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो कुछ क्षणों के लिए मैं स्तब्ध सी रह गई। दरवाजे पर नाटे कद की 15-16 साल की लड़की लाल रंग की रेशमी साड़ी में सिर से पांव तक लिपटी हुई, माथे तक घूंघट काढ़े, नजरें नीचे किए खड़ी थी। वह आंखों में मोटा मोटा काजल, माथे पर बड़ी सी बिंदिया और होठों पर लाली लगाए थी। किलो भर चांदी के गहनों से लदी वह पैरों में सुनहरी चप्पल पहने हुए थी। मैंने उसके सिर से पांव तक नजर दौड़ाई। वाह क्या अद्भुत श्रृंगार था। कुछ ही दूर खड़े गुप्ता जी के नौकर पर नजर पड़ी तो समझते देर नहीं लगी कि यही है वह नौकरानी जो हमें इतनी तलाश के बाद उपलब्ध हुई है। हमारी जी तोड़ कोशिशों का साकार रूप लिए रज्जो द्वार पर खड़ी थी। मैं चेतना शून्य सी खड़ी उसे निहारती रही। रज्जो ने हाथ जोड़कर नमस्ते की तो मेरी चेतना लौटी। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा।
वह मेरे पीछे-पीछे पालतू गाय की भांति छम-छम करती अंदर आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे नौकरानी नहीं बल्कि डोली किसी गलत जगह पर आ गई हो। उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर मैं सीधी बेडरूम में गई। सोचा इन्हें उठाऊं, देखे तो क्या खूब इंतजाम किया है। रज्जो की छम-छम की आवाज से वे पहले ही जाग गए थे। मुझे देखते ही बोले, ये सुबह-सुबह कौन आ गया? मैंने तुनक कर जवाब दिया, दुल्हन आई है। उठो, मुंह दिखाई तो दे आओ। मेरी बात सुनते ही वे समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत उठकर ड्राइंग रूम में आए। इन्हें देखते ही रज्जो ने अपना घूंघट और नीचे सरका लिया। उसे देखते ही इनकी हंसी निकल गई, जिसने मेरे गुस्से में घी का काम किया। मैं पैर पटक कर वहां से आ गई। इन्होंने मुझे समझाया कि अब आ ही गई है तो इसे कुछ काम समझाऊं। मैंने पहले रज्जो से कुछ बातचीत की, सब तय किया, उसे पूरा घर दिखाया और रसोई घर में ले जाकर हर काम समझाने और चीजों के बारे में बताने लगी। कुछ ही देर में बच्चे भी उठ गए। दोनों हैरान परेशान थे। उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे कुछ भी मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि रज्जो उनकी कल्पना से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। नौकरानी रखकर कुछ आराम मिलना तो दूर, हमारी परेशानी और बढ़ गई। घर भर में बिजली का सामान भरा पड़ा है। वह ठहरी निपट देहाती बिजली के बटन को भी हाथ लगाते डरती है। फिर भला उससे प्रेस, मिक्सी, जूसर, टोस्टर, वॉशिंग मशीन वगैरह के इस्तेमाल की आशा कैसे की जा सकती है? हाँ, अगर टीवी चल रहा हो या वीडियो पर कोई फिल्म लगी हो तो उसे कोई काम ही याद नहीं रहता। टीवी पर प्रोग्राम देखते हुए उसके हाव भाव देखते ही बनते हैं। स्क्रीन पर जहाँ कोई मर्द नजर आता है उसका घूंघट नीचे सरक आता है। अगर कोई हंसी मजाक या बच्चों का प्रोग्राम हो तो वे बच्चों की तरह हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। आजकल बच्चे टीवी कार्यक्रमों के समय टीवी स्क्रीन कम से ज्यादा देखते हैं। बच्चों की उससे साथ ले जाकर खेलने जाने की इच्छा भी पूरी ना हो सकी, क्योंकि रज्जो को पार्क में बैठने में भी शर्म आती है। उसे मेहमानों के सामने नाश्ता लाने में भी शर्म आती है। उसे तो इनके सामने आने में भी शर्म आती थी, जिस कारण एक दिन बकायदा घूंघट उतरवाई की रस्म अदा की गई, वरना समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे काम क्या लिया जाए। रज्जो को काम पर आते अभी कुछ ही माह बीते थे, मुझे अपने घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। अब पति को ना सिर्फ बीवी बच्चों का बल्कि रज्जो का भी पूरा ख्याल रहता है। सुबह उठते ही बेडरूम में चाय पीते हुए अक्सर कहते हैं, जरा देख लेना उसने अपने लिए भी चाय बनाई या नहीं। अब दफ्तर जाते हुए या शाम को वापस लौटकर हर छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे नहीं, रज्जो को आवाज लगाई जाती है, और वह भी एक आवाज पर हाथ का काम छोड़कर ऐसे भागती है जैसे राधा मुरली की तान पर खींची चली आती थी। बच्चे भी खाने पहनने के लिए अब मुझसे नहीं, रज्जो से मचलने लगते हैं। छोटे बेटे की तो अब आदत छुड़वाई है, वह तो उसे मम्मी ही कहने लग गया था। उस दिन तो हद हो गई। हमारे घर में इनके कुछ मित्र सपरिवार रात के खाने पर आने वाले थे। हम दोनों बैठकर खाने का मेन्यू तैयार कर रहे थे। घर के सामान के रख रखाव और कमियों पर भी एक नजर दौड़ाई गई। तभी बहुत ही दबे शब्दों में यह बोले, जरा रज्जो के कपड़े भी देख लेना, ना हो तो अपनी ही कोई साड़ी उसे पहनने को दे देना। जब मैंने गुस्से में घूर कर देखा तो बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोले, भाई 4 लोग घर आएंगे, नौकरानी को देखकर अपने ही स्टेटस का अंदाजा होता है। वैसे तुम जैसा ठीक समझो। ऐसे में मैं क्या कहती, क्या नाराज होती? इन्होंने बंदूक मेरे ही कंधे पर रख दी थी। साड़ी तो रज्जो को मुझे यूं भी देनी ही थी, लेकिन इनकी सिफारिश ने मेरी खुशी में जहर घोल दिया। कोई अवसर हो या त्योहार, बच्चों के कपड़ों के साथ मेरे लिए कुछ लाना ये भूल सकते हैं, लेकिन रज्जो का तोहफा नहीं। इसके लिए सफाई भी बड़े खुले दिल से दी जाती है। तुम्हारे साथ तो घर की बात है, रज्जो को बुरा नहीं लगना चाहिए। कहीं काम छोड़कर चली गई तो सारा काम तुम्हारे ही सिर पर तो आ पड़ेगा। जरा रज्जो की तबीयत खराब हुई नहीं कि दवाई हाजिर है, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ या बिगड़ूं। इसका एहसान भी मेरे ही सिर पर रखा जाता। कहा जाता, अगर कहीं उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो काम की परेशानी भी तो तुम्हें ही भुगतनी होगी। मतलब यह है कि इन्हें नौकरानी की नहीं, मेरी फिक्र ज्यादा है। मैं ही ना समझने में भूल कर रही हूँ। किसी दिन रोजमर्रा के काम से हटकर कुछ ज्यादा काम कहने या करवाने की सोचूं तो फौरन तरस खाते हुए मुझ पर ही बिगड़ने लगते हैं। फिर किसी दिन करवा लेना, अब एक ही दिन में इस सब की क्या जरूरत है? कहीं बीमार पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अब तो रज्जो का भी रवैया बदला हुआ है।
किसी भी गलत काम या नुकसान पर मैंने कुछ कहा नहीं कि वह साहब को जतला देगी कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। आजकल मैं अपना हाल क्या कहूँ? पूरे घर में मैं अपने को अकेला और अजनबी महसूस करने लगी हूँ। मेरी हालत तो उस साँप जैसी हो गई है जिसके मुँह में चूहे के धोखे में छछूंदर आ गई हो। अब तो ना उगलते बनता है, ना निगलते बनता है। पति और बच्चों का व्यवहार देखकर हर पल मेरा दिल और दिमाग तराजू लिए तोलता रहता है। घर का सब काम करना भारी पड़ेगा या यह सब सहना? नौकरानी होने के दुःख ज़्यादा हैं या नौकरानी ना होने के? कोई बहन अगर मेरे अनुभव से लाभ उठाना चाहे तो कहूँ, नौकरानी रखने की भूल कभी मत करना।